गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा नया टॉपिक है। ये आप थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स हम खुद सिंथेसाइज करते हैं तो वो सिंथेटिक हो जाते हैं। नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है और इनमें रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, जो कंबाइन करके आपको एक बिग मॉलिक्यूल दे देती हैं और रेगुलर वे में वो ज्वाइन करती हैं। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स with very large molecular masses which are composed of many small repeating units joined together in a regular way। और जो सिंपल रिपीटिंग यूनिट होती है यहाँ पे उसको मोनोमर कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और एक ही टाइप के मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के हम मोनोमर यूज़ करते हैं उसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं। होमो का एग्जाम्पल है पॉलीथिलीन, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है नायलॉन 66, जिसमें हम एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेचुरल ओरिजिन से भी हमें पॉलीमर मिलते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज, स्टार्च। और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्योंकि हम मैन से बनाता है खुद, तो इनको हम मैन मेड कहते हैं। कुछ पॉलीमर सेमी सिंथेटिक होते हैं जिसको हम मॉडिफाई करते हैं नेचुरल पॉलीमर को, तो उनको सेमी सिंथेटिक कहते हैं, जैसे कि सेलुलोज डाइएसिटेट, रेयॉन या गन कॉटन, इस तरीके से। अब इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें प्योर क्वालिटी का मोनोमर चाहिए। दूसरी बात, हमें हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो रिएक्शन हम कंडक्ट करेंगे पॉलीमराइजेशन का वो कंट्रोल कर सकें। किसी भी प्रकार की अगर इम्प्योरिटी या डेविएशन होती है तो उससे पॉलीमराइजेशन पे असर पड़ जाता है। पॉलीमर या तो डिफरेंट लेंथ के बन जाते हैं या कोई और साइड प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसलिए ध्यान से हमें ये प्रोसेस करना होता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एडिशन या चेन ग्रोथ, या फिर कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ। एडिशन में चेन ग्रोथ होता है और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ। ये हम देखते हैं क्या होता है। एडिशन, सबसे पहले एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन के अंदर आपका जो मोनोमर है वो कंबाइन करता है, रिपीट होता रहता है और एक लार्ज पॉलीमर बन जाता है। जैसे कि जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये वहाँ दिखाई देगा। इसको रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक सूटेबल इनिशिएटर चाहिए, और जो इनिशिएटर है वो कोई फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कोई केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो उस तरीके से 3 टाइप्स का हो जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले आपके पास है फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब हमने विनाइल क्यों लिखा? क्योंकि अब हम यहाँ पे मेनली इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डील करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इनिशिएटर के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो यूजुअली पर एसिड होते हैं, जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। अगर आप इसका एनहाइड्राइड बनाते तो ये ऑक्सीजन नहीं होता बीच में जो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, तो ये पर एसिड बोलते हैं इसको, जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, परऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ईजिली फ्री रेडिकल दे देते हैं आपको ब्रेक करके। जैसे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है। जो ये फ्री रेडिकल्स हैं ये आप फर्दर रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं। यहाँ पर एक और है, ये देखो, इसका नाम कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। स्ट्रक्चर आप समझ ही गए हो। कार्बन है, उस पर 2 CH3 और एक तरफ CN है, और नाइट्रोजन बीच में 2 हैं। इसको आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मॉलिक्यूल का, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, क्योंकि एक CN प्रेजेंट है इसमें। इसकी एब्रीविएशन में हम AIBN इसको बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। इस पर क्वेश्चन आता है कई बार, तो सब इसका नाम याद रखना और स्ट्रक्चर याद रखना। ये एक इनिशिएटर है फ्री रेडिकल
पॉलीमराइजेशन में। और हमारे मोनोमर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अल्कीन है, कोई भी विनाइल क्लोराइड है या स्टायरीन है, इस मॉलिक्यूल को स्टायरीन कहते हैं। बेंजीन पे CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड है। इसका मैकेनिज़्म अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो चेन इनिशिएशन होगा, जिसके लिए फ्री रेडिकल बनेंगे। तो हमने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाते हैं और दो इस तरीके के रेडिकल जनरेट होते हैं। ये फर्दर CO2 को रिलीज़ कर देते हैं और यहाँ पे फिनाइल रेडिकल बन जाता है, जो कि जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसी भी अल्कीन से इंटरेक्ट करेगा इस कार्बन के साथ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये बॉन्ड बन जाएगा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, ये फ्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा। ये फिर फर्दर ऐसे ही एक मोनोमर पे अटैक कर सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है और आपकी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी। तो पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन। अब दूसरा स्टेप जो है वो है चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है वो ऐड होगा दूसरे मोनोमर मॉलिक्यूल पे टू फॉर्म अ बिगर न्यू फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये ऐड होता जाएगा और आपकी चेन बढ़ती जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर्स ऐड हो सकते हैं और एक एलोंगेटेड चेन आपकी बन जाएगी। फ्री रेडिकल जो है वो मिथिलीन ग्रुप पे अटैक करते हैं क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है और इससे ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये अटैक होता है ये इस कार्बन पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। इस पे होता है, इसको मिथिलीन कहते हैं CH2 को, क्योंकि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। और इसके बाद जो जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो यहाँ होता है, जो कि एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। इस वजह से ये प्रेफर्ड पोजीशन होगा अटैक के लिए। तो यहाँ से चेन प्रोपगेशन हो जाएगा। फिर आता है चेन टर्मिनेशन। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि कपलिंग है जिसमें कोलिजन होता है ग्रोइंग चेन्स के बीच में। ग्रोइंग चेन है और एक कैटलिस्ट है रेडिकल टू फॉर्म अ डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ग्रोइंग चेन और कैटलिस्ट के बीच में रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट हमारा रेडिकल ही है, तो ये आप चेन शो कर दोगे। यहाँ पर हम अब N लिख रहे हैं। अब ऐसे दो चेन आपस में कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखो इन्होंने कंबाइन किया है यहाँ पर, या ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये चेन एक दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाए, तो भी आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरीके का यहाँ R लग गया है अब यहाँ पर। तो ये सेकंड मेथड है। फिर नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन के लिए डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। वन फ्री रेडिकल एक्वायरिंग हाइड्रोजन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर लीडिंग टू डीएक्टिवेशन। जैसे यहाँ पर दो चेन है, इनमें से एक इसके पास हाइड्रोजन आ जाता है और इससे हाइड्रोजन चला जाता है। तो एक में तो CH2 आ गया एक चेन में, दो में से, और एक में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से चेन टर्मिनेशन होता है। तो इस प्रोसेस को डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं कि सेम जो एंटिटी है वो दो तरीके से प्रोसेस हो रही है। एक में तो सिंगल बॉन्ड रह रहा है, एक में डबल आ रहा है, तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। पहले हमने कपलिंग देखा था। फिर नेक्स्ट है चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ये इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में होता है या फिर कुछ चेन ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं जैसे कि ASH। ये खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन।
की प्रेजेंस में हम ASH का यहाँ पर हो गया है हमारा। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, एडिशन पॉलीमराइजेशन के। तो जो इथिलीन है ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉलीइथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHN, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं, आपका ये बन जाता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इसको ओरलोन कहते हैं, कॉमन नेम क्या है ओरलोन, या पैन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये आपका एक्राइलो नाइट्राइल। फिर आपके पास आता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको स्टायरीन कहते हैं, जहाँ पे C6H5 लगा हुआ है विनाइल पे, तो यहाँ पर पॉलीस्टायरीन बन जाता है। तो ये हमारा था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, उसमें हमने देखा। अब हम देखेंगे आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद आता जा रहा होगा। इसमें आता है केटाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन involves formation of carbocations initiated by a strongly acidic catalyst जैसे कि H2SO4, aluminium trichloride, tin tetrachloride, boron trifluoride and some traces of water। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है आपका चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो H पॉजिटिव आप इससे आप इसको ट्रीट करो तो ये यहाँ पर कंबाइन कर जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ रह गया लिखना इस तरीके से। जो G है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ताकि ये इजीली ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। फिर ये चेन प्रोपगेशन करता है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप आता है, ये ऐसे एक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा और फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से सो ऑन आपका बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है चेन टर्मिनेशन, यूजुअली टर्मिनेटेड बाय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। चेन टर्मिनेशन के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ कर देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और चेन टर्मिनेट होगी। तो एक डिज़ायरेबल लेंथ के बाद ये टर्मिनेशन हो जाता है। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है केटाइनिक पॉलीमराइजेशन, प्रोपलीन के केस में और आइसोब्यूटाइलिन के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। केटाइनिक ये आयनिक टाइप का पॉलीमराइजेशन है जिसमें हमने केटाइनिक देखा, केटाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। अब एक एग्जांपल लिया हमने BF3 के साथ। BF3 वाटर से इंटरेक्ट करके इस तरीके से मॉलिक्यूल बना लेता है और यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरीके से ये बन जाएगा और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस पे। जो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है फर्दर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और इधर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, चेन एलोंगेशन होगा। यहाँ पर हम N+1 लिख देंगे, याद रह जाए तो आपको। फिर फर्दर हम इसको ऐड ऑन करते जाएंगे। फिर फाइनली हम H पॉजिटिव को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने N ऐड किया, N नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। तो एक तो ये पहले से ही है और इसमें N ऐड हो गया तो हमने N+1 यहाँ शो किया है। फाइनली जब इनफ लेंथ आ जाता है तो एक H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाता है यहाँ से इस कार्बन से और इस तरीके से आपका पॉलीमर बन जाएगा आइसोब्यूटिलीन, पॉली आइसोब्यूटिलीन। फिर उसके बाद आता है एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। ये जो है एनायनिक कैटलिस्ट इनिशिएट करते हैं जैसे कि अल्काइल मेटालामाइड, अल्काइल लिथियम या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि RMgX।
सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगा, चेन इनिशिएटिंग स्टेप आएगा जिसमें जी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो कोई भी बेस है वो यहाँ इनिशिएट कराएगा। जैसे वहाँ हमने देखा था एसिड ने इनिशिएट कराया था कैटायनिक के केस में, यहाँ पर बेस यूज़ होते हैं। तो जैसे NH2 नेगेटिव है, जैसे B नेगेटिव से हम शो कर रहे हैं, ऐसे ये इनिशिएट कराएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए इसको एनायनिक कहते हैं। फिर इसमें प्रोपगेशन होगा, सेम जैसे पहले हो रहा था इसी तरीके से प्रोपगेशन होता जाएगा एंड सो ऑन। फाइनली टर्मिनेशन के लिए ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और पॉलीमर बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर इस रिएक्शन में कई बार क्या होता है कि अगर हम एसिड नहीं है प्रेजेंट तो चेन टर्मिनेशन नहीं होता और एक लिविंग पॉलीमर रहेगा, मतलब ये वाला एंड ओपन रह जाता है, एज सच ही रहेगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लास्ट में एसिड ऐड कर देते हैं ताकि चेन टर्मिनेशन हो जाए। फिर एक एग्जांपल है हमारा स्टायरीन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इसलिए यहाँ पर हम एनायनिक यूज़ करेंगे। तो NH2 इससे इंट्रैक्ट कर रहा है और चेन प्रोपगेट करेगी आपकी, फाइनली आपका पॉलीमर बन जाएगा। और एग्जांपल है आपके एक्राइलोनाइट्राइल और मिथाइल मैथ एक्राइलेट। तो इस मॉलिक्यूल को मिथाइल मैथ एक्राइलेट बोलते हैं। तो इसके केस में भी हम विनाइलिक पॉलीमराइजेशन को यूज़ करेंगे। अब लिमिटेशन क्या है विनाइलिक पॉलीमराइजेशन की, जो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर कई बार हमें मिलता है, जो फ्री रेडिकल के केस में ये ज़्यादा दिखाई देगा, स्ट्रेट चेन की जगह पर, यानी लीनियर पॉलीमर नहीं मिलेंगे हमें और ब्रांचिंग मिल जाती है। इससे उनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ब्रांचिंग से वो फिट नहीं होते एक दूसरे के साथ और क्रिस्टलिनिटी कम हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी कम हो जाती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉसिबल है, जैसे कि आइसोटैक्टिक पॉलीमर बना, यानी कि जैसे ये जी ग्रुप जो है वो एक ही साइड पे ओरिएंट हो रहे हैं, तो इस तरीके के पॉलीमर को आइसोटैक्टिक कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, CCH2 CCH2 इस तरीके से। सिन डायोटैक्टिक क्या होता है, ऑल्टरनेट है, जी जो एक बार फ्रंट में है एक बार बैक में, इस तरीके से आप बताओगे, ये सिन डायोटैक्टिक होता है। ये वर्ड्स आपने याद रख लेने हैं। तो ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो चेन बनती है उनमें। फिर एटैक्टिक है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, कुछ भी कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। तो जो ये सॉलिड वेज होता है ये आपको पता है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, और डैश लाइन जो होती है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है। तो इससे आप रैंडम आपको दिखाना है, यहाँ पर आप बना के ऐसे दिखा सकते हो। तो नॉर्मली हमने क्या देखा, जो आइसोटैक्टिक या सिन डायोटैक्टिक है उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अगर रैंडम है एटैक्टिक है तो उसमें कम होएगी, और थर्मल प्रॉपर्टी भी इनकी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन थी विनाइल पॉलीमराइजेशन की, कि ब्रांचिंग आ जाती है कई बार, या फिर कई बार हमें नहीं पता कौन सा टाइप का चेन बन जाएगा। कई बार डिफरेंट तरह के चेन बन जाते हैं अरेंजमेंट के, आइसोटैक्टिक हो सकता है, सिन डायो हो सकता है और एटैक्टिक हो सकता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आप पढ़ के देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा और याद हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।